Good evening, everyone. Welcome on Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. जरा बताइए साउंड प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा? आज वापस हम लोग अपने पुराने बोर्ड पर आ गए हैं. अच्छा पता है मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एक बार मुझे बता दो ताकि हम लोग उससे आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें. जहां तक मुझे याद है हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे. लास्ट प्रॉब्लम क्या था? बीस थ्योरम. ओके, बीस थ्योरम पर प्रॉब्लम हमने बता दिया था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑलमोस्ट सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी. आज हम लोग चर्चा करते हैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेरे ख्याल से बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे उन सब के ऊपर डिस्कशन कर लिया होगा. बेसिक प्रोबेबिलिटी का मतलब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें, लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, बेस थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिए थे. इनके ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे. मुझे नहीं लगता कि उनमें किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी. मैं यहां पर अब मूव करने वाला हूं रैंडम वेरिएबल के ऊपर. एक प्रॉब्लम आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी से आएगा और दूसरा प्रॉब्लम आपका रैंडम वेरिएबल से देखने को मिलेगा. तो रैंडम वेरिएबल के लिए पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं और उसके बाद में समझाता हूं कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है. तो रैंडम वेरिएबल का स्टेटमेंट एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आपको समझाता हूं. रैंडम वेरिएबल random variable is a real valued function defined on a sample space of a random experiment of random experiment. अच्छा देखिए, मैं बात करता हूँ इस स्टेटमेंट की, तो हो सकता है इस स्टेटमेंट से आपको अभी कुछ क्लियरिटी आई नहीं हो. सर ये क्या लिख दिया आपने, हमें कुछ पता ही नहीं चला. देखिए, रैंडम वेरिएबल का मतलब है आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं. अब ये कुछ भी हो सकता है. आपका जो गिवन एक्सपेरिमेंट है उसके लिए जो सैंपल है वहां से किसी को भी, लाइक अगर आप दो कॉइन से टॉस कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड. ये रैंडम वेरिएबल हो गया. सर नंबर ऑफ हेड नहीं, नंबर ऑफ टेल, ये भी रैंडम वेरिएबल हो गया. तो किसी भी जो आपका गिवन सैंपल दिया गया है उस सैंपल में किसी भी पर्टिकुलर केस को आप रैंडम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं. कैसे असाइन किया जाएगा, कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. जब ये बेसिक टर्म्स आपको पता हो पाएगी तभी आप इसकी स्टडी कर पाएंगे. तो रैंडम वेरिएबल की क्लियरिटी के लिए वंस अगेन, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो विदाउट न्यूमेरिकल और विदाउट एग्जांपल स्टेटमेंट में क्लियरिटी आएगी नहीं. तो 15 से 20 मिनट तक आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके रखना है.
उसके बाद में स्टेटमेंट में अपने आप क्लियरिटी आने लगेगी। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग बात करें इस रैंडम वेरिएबल की, तो ये रैंडम वेरिएबल एक होता है आपके पास में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक होता है बेटा आपके पास में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखिए वही अगर आप अभी डब्ल्यूईसी वाले स्टूडेंट होते ना, तो इसी रैंडम वेरिएबल को हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलते हैं। अच्छा कोई डब्ल्यूईसी वाला तो नहीं है ना इसके अंदर? जरा बताओ डब्ल्यूईसी का स्टूडेंट है क्या कोई इसमें? एक बार जरा ब्रांच ब्रांच बताओ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने, जरा एक बार ब्रांच बताओ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने, जल्दी से ब्रांच बताओ एक बार। मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, तो इसी का एक स्टूडेंट है। जो इसी डब्ल्यू वाले आईएन वाले इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी, अगर उनको भी मैं इंक्लूड करूं, तो वो लोग आई थिंक ईएमएफटी के अंदर प्रोबेबिलिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करते हैं। अनिकेत, एम आई राइट? प्रोबेबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं वो लोग, रैंडम वेरिएबल खासकर स्पेशली। यही डिपार्टमेंट सिग्नल सिस्टम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। So, आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीजें थोड़ी सी आसान हो, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आपने इनके एप्लीकेशन को पढ़ा है, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान लग सकती, हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो रहेगा वो मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए इसी तरीके का आता है। WECIN इनके लिए थोड़ा सा वहां पर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल सिविल से एक लेवल ऊपर है। तो जब भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए, तो मैकेनिकल सिविल वाले थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें कि अगर ECIN का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता ना, तो चिंता मत करें। वैसे तो बनना चाहिए, लेकिन लाइक पैनिक नहीं होना है कि इतना टफ क्वेश्चन आता है, नहीं। तो वो वहां पर इसके एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो कभी कभी उनके क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। मैकेनिकल सिविल इसको एज अ मैथमेटिक्स समझ के ही आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट टर्म का मतलब क्या होता है? अभी तो बहुत से बच्चों को रैंडम वेरिएबल का ही मतलब समझ में नहीं आया होगा, मैं खुद बोल रहा हूं नहीं समझ में आया होगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। सो डिस्क्रीट, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं ना, उनको आप बोलते हैं डिस्क्रीट। जो अनकाउंटेबल होता है उसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स, दीज आर काउंटेबल नंबर्स। These are countable numbers. इन्हें countable numbers बोला जाता है। तो इन्हें आप कहेंगे discrete numbers। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर है? 1.000000001, 1.000000101, whatever, जो भी। These numbers are continuous numbers. 1 से 2 continuous numbers. So discrete का मीनिंग है countable, continuous अनकाउंटेबल। जब भी डिस्क्रीट टाइप के नंबर्स को ऐड किया जाता है, आप यूज करते हैं समीशन। जब भी कॉन्टिन्यूअस टाइप के नंबर्स को ऐड किया जाएगा, आप यूज करेंगे वहां पर इंटीग्रेशन। बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप एग्जाम के अंदर इस तरह की गलती ना करें। तो यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है सर, इट टेक्स continuous values तो सर ये क्या है? इट टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल। इट टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल। ये इंटरवल में वैल्यूज को लेते हैं, ये इंटरवल के अंदर वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। अभी भी मैंने एग्जांपल आपको दिया, ठीक है? इन दिस केस
probability is given by probability mass function. Probability mass function. Probability is given by probability density function. देखिए बड़ा आसान है, जब एक एग्जांपल दूंगा ना इन चीजों में ज्यादा क्लियरिटी है। ये बोल रहा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से दी जाती है px, और जब भी समीशन ऑफ px मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करूंगा तो उनका सम 1 आना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 आना चाहिए। ये जो px है ये कौन है सर? इसी को बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, pmf। प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx। तो इसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की लिखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 1। ये जो fx है ये कौन है सर? ये है pdf, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये क्या है आपके पास में? pdf, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आगे सुनिए बेटा, एक एग्जांपल से मैं ये छोटा सा पॉइंट आपको समझा देता हूं। देखिए आगे की बात और बताऊंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप 2 कॉइन से टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया x, नंबर ऑफ हेड। देखिए नंबर ऑफ हेड्स जो है ये बेसिकली काउंटेबल है। नंबर ऑफ हेड्स जो है बेटा बेसिकली ये काउंटेबल है। एक हेड आया, 0 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5, ये काउंटेबल है। तो यहां पर x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। वो क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे बेटा आप यहां पर? x जो है विच इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हमने बोला x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं बेटा, यहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दी जाएगी। यहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया जाएगा। तो हमने बोला टोटल 4 पॉसिबिलिटी है बेटा, ये आपका सैंपल है। एक्स कौन है? नंबर ऑफ हेड। तो 4 में से 0 हेड, एक बार 0 0 0, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक भी हेड नहीं आया है, तो आप कहेंगे सर 1 फेवरेबल, टोटल 4, टोटल 4 आउटकम फेवरेबल सिर्फ एक। 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी ये भी है, ये भी फेवरेबल है, 2 डिवाइडेड बाय 2 हेड होने के लिए सिर्फ ये फेवरेबल है, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। उन्होंने क्या बोला है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आपने x की यहां पर कंसीडर की है, जो भी हो सकती है सारी अगर आपने कंसीडर कर ली है, इन प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करेंगे लाइक 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। और क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यही बताया है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए बेटा इतनी बात क्लियर हुई है नहीं है?
बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? सभी को क्लियर हो गया? चलिए, एक और टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब देखिए कहाँ चल रहे हैं हम लोग, इसी के अंदर चल रहे हैं, डिस्क्रीट इधर, कॉन्टिन्यूअस इधर, ये लीजिए इसी में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैं ज्यादा ये सब बातें नहीं कर रहा हूं कि लाइक कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, टू द पॉइंट रह रहा हूं। आज हम लोग ऑलमोस्ट 19th ऑफ जनवरी है, तो टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और मीन, इसको म्यू और ई एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें डिस्क्रीट के लिए, तो ये दिया जाएगा समीशन एक्स पी एक्स। किसके लिए? फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर है? ये दिया जाता है बेटा इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम माइनस इनफाइनाइट। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये। अगर यहां पर आपसे कोई बोलता है, ये है कौन, ये एक्चुअल में है तो मीन वैल्यू ना। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि यहां पर किसी कांस्टेंट का आपको एक्सपेक्टेशन लेना है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब है कांस्टेंट की मीन वैल्यू लेना। तो कांस्टेंट की मीन वैल्यू तो कांस्टेंट ही आने वाली है। 1 मार्क में ये छोटी मोटी पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है सी एक्स, एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो और एक्स का जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना, वही सी एक्स का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वही सी एक्स का क्या है बेटा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। जरा बताएं ये बात क्लियर हुई है सभी स्टूडेंट्स? अच्छा कैसे फाइंड करेंगे, इसका एग्जांपल तो मैं दूंगा ही, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जांपल मैं यहां पर आपको जरूर दूंगा। अच्छा मान लीजिए आपके पास में दो रैंडम वेरिएबल है, जनरली गेट ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए इफ x and y are two independent random variables, then mathematical expectation of exy equals to ex ey। जब दो रैंडम वेरिएबल आपके पास में इंडिपेंडेंट हो और दोनों का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ex मल्टीप्लाई बाय ey, दोनों का इंडिविजुअल फाइंड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। देखिए एक और टर्म होती है जो नीट एग्जाम फोकस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स, देखिए इसे लिखा जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या है, जहां पर एक्स था उसकी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। जैसे सर अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट के लिए तो इट विल बी लाइक समीशन, यहाँ पर x था तो उसकी जगह आ जाएगा x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर px ऐसे। तब फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर fx dx। क्यों? मतलब किसके लिए? फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए बेटा, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये वेरिएंस को बताता है, मीन वैल्यू से कितना वेरिएशन है बेसिकली। अगर किसी कांस्टेंट के वेरिएशन की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो 0 होता है।
इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए वेरिएंस ऑफ सी एक्स, तो ये बनेगा आपके पास में सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। मीन के अंदर क्या आ रहा था, सी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहां क्या आता है बेटा, सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स बताओ, तो -1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ माइनस एक्स या वेरिएंस ऑफ एक्स की आप बात करें तो दोनों आपके लिए बराबर ही होते हैं, दोनों आपके लिए यहां पर क्या है, बराबर ही है। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए, इतनी बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, वेरिएंस के लिए एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये दिया जाएगा आपको ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जिसके अंदर ये सब चीजें बताऊंगा। मैं तो सिर्फ अभी टू द पॉइंट आपको सिर्फ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर ये फाइंड करना हो तो इस तरीके से फाइंड करना है, ये फाइंड करना हो तो इस तरीके से फाइंड करना है, कब क्यों कैसे के पीछे नहीं जा रहे अभी हम। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ओवर वेरिएंस, रूट ओवर वेरिएंस। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूं, एक और पॉइंट बताता हूं, मान लीजिए आपके पास में इफ x and y are two independent random variables, are two independent random variables, then variance of x plus y equals to variance of x plus variance of y होता है। कभी कभी 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इन सब चीजों को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की भी जरूरत है। अब तो सिर्फ टू द पॉइंट चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा चीजें कवर भी कर पाएंगे, और अभी मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, उन सब चीजों को आप समझ पाएंगे। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बता दूं बेटा कैसे कैसे आपको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना होता है और किस तरीके से रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। एक बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसकी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है, गेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अभी कुछ और चीजें भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वन बाय वन। सो क्वेश्चन इज, a dice is rolled once, एक डाइस को एक बार आपने रोल किया, so that probability of getting face x is proportional to x is proportional to x the probability of an odd number occurring when the die is ruled would be। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। क्या बोला जा रहा है, एक डाइस को आपने रोल किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस x इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब किसी भी फेस के आने की प्रोबेबिलिटी उस नंबर के बराबर है। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, किसी भी फेस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है 1/6, लेकिन ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू दैट नंबर है। इट मींस दिस टाइप ऑफ डाइस इज नॉट फेयर डाइस, इट इज अ बायस्ड डाइस। बायस्ड, अगर ये बायस्ड डाइस है तो इसे कैसे डील करना है आपको देखिए।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमने कहा x रैंडम वेरिएबल मान लो। x क्या है? नंबर ऑन दैट फेस। फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है वही आपके लिए क्या हो गया यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया आपने, नंबर ऑन दैट फेस। So probability of getting x is proportional to x. Probability of getting x is proportional to x. पहला important point. अच्छा, probability of getting x is equal to, proportionality का साइन हटेगा तो ये बन जाएगा kx। proportionality का साइन हटेगा तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? कांस्टेंट k। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अब अगर मैं बात करूं फेस और प्रोबेबिलिटी, तो फेस x है, प्रोबेबिलिटी px है। x लाइक फेस 1 आ सकता है, फेस 2 आ सकता है, फेस 3 आ सकता है, फेस 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी k, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3k, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4k, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5k, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6k। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में? 6k। समझ गए इतनी बात? 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास में क्या है यहाँ पर? 6k। ये जो px है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सर मास फंक्शन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि x डिस्क्रीट है, 1 2 3 4 काउंटेबल है ना ये। तो समीशन ऑफ px की अगर आप बात करेंगे वो क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। मतलब k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k इक्वल्स टू 1। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 3 21। तो ये बन जाएगा 21 के इक्वल्स टू 1। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1/20। ये के जैसे आपने डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज के, मतलब 1/21। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 2/21। Probability of getting 3 is 3/21. Probability of getting 4 is 4/21. Probability of getting 5 is 5/21. Probability of getting 6 is 6/21. अच्छा, अब आगे देखिए। अगर वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो हमने बोला ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? सर 1 हो सकता है, सर 3 हो सकता है, सर 5 हो सकता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, 1/21, 3/21, 5/21। तो 21, 1 प्लस 3 प्लस 5, यह आ गया 9/21। तो 3/7। अगर वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2/21 प्लस 4/21 प्लस 6/21 इज 12/21। तो 4/7, 3/7, 4/7। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो मतलब आंसर कितना हुआ? 3/7। अगर इवन नंबर पूछता है तो 4/7, अगर 4 पूछता तो 4/21। लाइक जो भी पूछता आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दो यार, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स एक बार ये बात बता दो, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स बता दो, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? तो डिस्क्रीट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और मुझे नहीं लगता कि यार इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो रही होगी। एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन भी करवा देता हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो। उसके बाद मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन।
A continuous random variable continuous random variable x has a probability density function as a probability density function fx equals to e to the power minus x, where x between 0 to infinity. उसने बोला x जो है 0 से infinity के बीच में है, तो बोल रहा है then find the probability for x greater than 1 is, देखिए x greater than 1 के लिए आपको probability बोल रहा है। तो पहली चीज उसने बोला probability density function यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर continuous random variable माना गया है। लाइक x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, कितने नंबर काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है यहाँ पर, आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी, क्यों? ग्रेटर देन 1 के लिए पूछा है, e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स आने वाला है। लिमिट पुट कर दीजिए 1 से इंफिनिटी, माइनस को बाहर रखें। जैसे अगर आप पुट करेंगे e टू द पावर 1 बाय e टू द पावर इंफिनिटी माइनस 1 बाय e, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई थिंक ये आ रहा 1 बाय e, सिर्फ और सिर्फ 1 बाय, सिर्फ और सिर्फ 1 बाय। तो प्रोसीजर क्या है वो बात मेरे ख्याल से, वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसीजर क्या है वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब इसको अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट fx dx इंटीग्रेट करता हूं तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक fx dx प्लस 0 से इनफाइनाइट तक fx dx। दो पार्ट में से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तो फंक्शन ही 0 है, और यहां अगर आप देखेंगे तो फंक्शन आपके पास में 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स dx। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये सब तो उसने पूछा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया इन जनरल। उसने तो बोला कि ये बताओ, अगर ये बताओ तो आपको 1 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना, 1 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करने पर जो आंसर आ रहा है वही आपके लिए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर लेट सपोज, ऐसे बोल रहा हूं, लेट सपोज अगर ऐसा कोई कर्व आपके पास में ये fx है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर 1 से ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो इसके इधर वाला जो भी एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। बोलो यार बात क्लियर हुई या नहीं है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे अब इस क्वेश्चन को बेसिकली, और मुझे लग रहा है आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि तो ये बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसा सकता है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है पर आसान है, अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू, find the value of lambda such that function fx is valid probability density function। डेंसिटी फंक्शन
तो एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स 0 जब x 1 से 2 के बीच में, अदरवाइज 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पूछिए, इसमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पूछिए, और मेरे ख्याल से ये लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेटा ये लैम्डा की वैल्यू जो है ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ट्राई करेंगे, एक बार बोलिए ट्राई करेंगे, तब तो मैं वेट करूं। ट्राई करो बेटा, तब तो मैं वेट करूं। पहले मुझे बताओ, उसके बाद ट्राई करना, ये पता चले। अच्छा ट्राई करोगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 3 मिनट का टाइम क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होता है, बहुत सफिशिएंट है। प्रोसीजर को समझिए, क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो। सिक्स विशाल, जिसने ये कहा था कि सर मैं ट्राई करूंगा, उसी ने सिर्फ आंसर बताया, और कोई नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। पवन, ईशान, कल तो काफी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पवन, अरे सिक्स, वेरी गुड पवन। कावेरी, दो चार नाम मुझे याद हुआ है। आंसर आ गया तो फिर वेट क्यों करना? अगर आंसर आ गया हमारे पास तो फिर वेट क्यों करना, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है सर? माइनस इनफाइनाइट से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, इस पार्ट में क्यों मैंने ब्रेक किया, जरा बताएं, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए, ये बोल रहा है 1 से 2 के बीच में जो एफ एक्स आपके पास में है वो ये है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो बचा क्या आपके पास में? बचा ये 1 से 2 लैम्डा एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 2 एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x, एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स dx इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो बड़े अच्छे से। सो देखिए 2x का इंटीग्रेशन आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ रहा होगा लैम्डा 1/6 इक्वल्स टू 1।
तो लैम्डा इक्वल्स टू 6। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने सॉल्व किया वो एक बार मुझे बता दो क्या ऐसी ऐसी वैल्यू आ रही है, तो मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ईशान, पवन एंड तुषार, आप लोगों ने सॉल्व किया है तो थोड़ा सा समय बच जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही आ रहा है ना? ओके रजत, आपका भी आंसर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं, जैसे कि आप थ्योरी ऑफ मशीन अभी पढ़ ही रहे, तो हमने यूट्यूब के ऊपर भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन को हम रिवाइज करवाएंगे, है ना? तो कल 12 बजे से वो क्लास चालू होगी, तो बेटर है कि अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटे चलेगी वो सिर्फ क्लास, तो उन चीजों को रिवाइज कर लेना साथ में, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। 10 से 12 नंबर का थ्योरी ऑफ मशीन आता है एग्जाम के अंदर, तो 10 से 12 नंबर वो हो जाएंगे, 15 नंबर ये हो जाएंगे, 10 नंबर 12 नंबर सॉरी 10 नंबर का एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 35 मार्क्स का सेक्शन आप लोग कवर कर रहे हैं, 35 प्लस, ठीक है। और थोड़ा बहुत फिर आप अपने खुद के दिमाग से भी सॉल्व करेंगे। चलिए, सो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको जो गेट ने पूछा है बेसिकली हमसे, फिर आगे बढ़ेंगे तो चिंता मत करो, लेकिन हर एक कैटेगरी का एक बेसिक क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा ना, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। द रैंडम वेरिएबल x takes on the values on the values 1, 2 or 3, 1, 2 or 3 with probabilities with probabilities with probabilities 2 plus 5p divided by 5, comma 1 plus 3p divided by 5 and 1.5 plus 2p divided by 5 respectively, the values of capital P and mathematical expectation EX are respectively। बताए बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्वेश्चन समझ में आया? ट्राई करेंगे बेटा एक बार आप लोग। करो सॉल्व एक बार क्वेश्चन, मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन को। सीम 3 मिनट वैसे तो आपके लिए तो ज्यादा हो गया यार, 3 मिनट आप लोगों ने तो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। फिर भी मैं सभी को कंसीडर करते हुए टाइम उतना ही दूंगा जितना एग्जाम में मिलता है, तो अगर जल्दी सॉल्व कर दोगे तो मैं भी जल्दी सॉल्व करने लग जाऊंगा। अरे वाह भागेश, पवन, अरे यार मजा आ गया आज तो, एकदम फॉर्म में चल रहे हो तुम लोग। बाद एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन और दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम फॉर्म में चल रहा है, मतलब 3 मिनट तो मुझे लग रहा है कि मैंने डबल टाइम दे दिया यार। देखो जरा, जल्दी से देखो और आंसर बताओ।
चलिए, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर सभी का आ गया है। फिर भी मैं एक बार बोर्ड के ऊपर इसे सॉल्व कर देता हूँ, टाइम अभी भी बहुत सारा बचा है, फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1.87 बिल्कुल सही लग रहा है आंसर। किस किसने बताया? तुषार, आपके दोनों आंसर मुझे सही लग रहे हैं। कावेरी, आपके भी दोनों आंसर मुझे सही लग रहे हैं। और पवन, वेरी गुड। ईशान, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो। फर्स्ट वन इज पी की वैल्यू बता दो। हमने कहा कि सर, इसने बोला जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, जब 2 है बेटा तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, जब 3 है तो प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो हमने कहा कि सर काउंटेबल है, रैंडम वेरिएबल काउंटेबल है, तो समीशन ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू 0 होना, सॉरी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए तो 2 प्लस 5p डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस 3p डिवाइड बाई 5 प्लस 1.5 प्लस 2p डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1। ऐसा ही आप सभी लोगों ने किया होगा, और मेरे ख्याल से यहीं से p की वैल्यू 1/20 आ रहेगी। 1/20 मतलब 0.05, आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा होगा। मेरे पास वैसे तो वैल्यू अवेलेबल है, मैं वैल्यू देख के बता देता हूँ आपको। 0.05 बिल्कुल ठीक आ रही है। अननेसेसरी क्यों फालतू सॉल्व करने में टाइम खराब करें, एक क्वेश्चन अच्छा और करेंगे ऐसा, है ना। दूसरा पॉइंट, x पता है, px पता है, तो ex फाइंड करना बड़ा आसान है। सर ex कैसे फाइंड करेंगे? अरे भैया ex इक्वल्स टू क्या होता है? समीशन x px, यही तो तरीका होता है। तुमने बोला जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो px कितना होगा? px होगा 2 प्लस 5p डिवाइड बाई 5। जब x की वैल्यू 2 है तो px कितना होगा? 1 प्लस 3p डिवाइड बाई 5 प्लस x की वैल्यू बेटा 3 है तो px कितना होगा? 1.5 प्लस 2p डिवाइड बाई 5। ओवरऑल आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू 1.87 आ रही होगी, जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया। बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व किया आप लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व किया है। अरे बोलिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक आखिरी क्वेश्चन और करवाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन की और जरूरत है बस, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। उस क्वेश्चन की तो मुझे लग रहा है आपको जरूरत है, क्योंकि वेरिएंस का पॉइंट नहीं आया अभी इसके अंदर। वेरिएंस का पॉइंट बेटा और बता देता हूँ। वैसे ही काफी लिमिटेड चीजें मैं आपको बताता हूँ टाइम की वजह से, इसलिए ये पॉइंट भी जान ही लो यार, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन वेरिएंस पे। तो अ machine produces 0, 1 or 2 defective pieces in a day with associated probability of 1/6, 2/3 and 1/6 respectively. The mean value and the variance of the number of defective pieces produced by the machine in a day respectively are क्लियर है? तो 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर पूछे गए, द मीन वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड द वेरिएंस, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। चलिए बेटा जल्दी से फाइंड कर लीजिए। अरे वाह,
अरे वाह, मीन वैल्यू 1। वेरिएंस में तुषार मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गलती आपने कर दी है, एक बार आप लोग वेरीफाई कीजिए। तुषार वेरिएंस में पवन बिल्कुल सही, कावेरी बिल्कुल सही, साहिल 1.3 या 1,33। देखो मीन की अगर बात करेंगे तो समेशन एक्स पी एक्स, देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। आई थिंक ये वैल्यू आ रही है। समीशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स। ठीक है बेटा, x 0 मीन 1 होल स्क्वायर और पी एक्स कितना है 1/6 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1/1/1/1 अरे क्या लिख दिया 2/3 2/3 प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/6। तो ये वैल्यू 1/3 आ रही है। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो एक और तरीका मैंने आपको बताया था, आप वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए यूज कर सकते हैं ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस ई एक्स। इसका मतलब क्या होता है एक्स पी एक्स। क्लियर है? तो एक तो इसका समेशन, एक इसका समेशन। क्लियर है? तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करके देखूं बेटा, अगर मैं इसको भी सॉल्व करके देखूं तो देखो एक्स पी एक्स को तो आप सॉल्व कर चुके हो, इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो बन जाएगा आपके पास में -1 का स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करें, अगर इसको आप सॉल्व करें तो देखिए 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर जस्ट अ सेकंड इंपॉर्टेंट कॉल। ओके, तो 0 स्क्वायर और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 इज 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2 स्क्वायर इज 4/6, तो ये बन गया 2/3। अरे ये तो बहुत अच्छा बन गया, 4/3 माइनस 1 इज 1/3। देखो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, दोनों तरीके से बेटा मैंने आपको समझा दिया है। एक बार बोल दो यार क्लियर हुआ है नहीं हुआ, एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बड़ा अच्छा आ रहा है, तो मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। अगर ऐसा हो आप में से कोई बच्चा कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो आप मुझे बोल देना। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लाइक आपको समझ में आ रहा है, आप खुद आंसर बता रहे हैं, फिर भी मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स बराबर ऐसे 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 लिखेंगे, तो वो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप खुद आंसर बता रहे, तो मैं जस्ट एक फॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट को आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई। इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जहां से हमसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा आपके पास में, वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है बेटा आपके पास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब और कहां लगाना होता है, इस बात को समझने के लिए पहले मैं कुछ चीजें लिखता हूं। सबसे पहली चीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्क्रीट टाइप रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, क्योंकि बेटा डिस्क्रीट है तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही काम में लेंगे ना। जब डिस्क्रीट की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ही कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए जो ओके तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप यूज करेंगे एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, यूज करेंगे एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ये क्या लिख दिया सर आपने? ये क्या लिख दिया भाई? एन सी एक्स तो सबको सॉल्व करना था। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये दोनों। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, आप कहेंगे सर सबको तोड़ सकते हैं ऐसे तो, ठीक, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। जब दो कैटेगरी में आप डिफाइन कर पा रहे हैं, लाइक दिस वन इज सक्सेस एंड दिस वन इज फेलियर, तो उस टाइम पर आप इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट कंडीशन में। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अरे जब सक्सेस और फेलियर आ गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, तो इनका सम तो बन ही आएगा। यहां पर जो मीन फाइंड किया जाता है विच इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो दिया जाता है बेटा एनपी से। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वो एनपी से। सर ये कहां से आया? इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं कि उन पॉइंट्स पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली डिराइव करके ये पॉइंट आने वाला है, इसलिए मैंने हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये 3 पॉइंट पहले से फाइंड कर लिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हाउ कैन यू फाइंड मीन एंड वेरिएंस, ये 3 पॉइंट्स मैंने पहले डिफाइन कर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करो डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, इट विल बी बेटर फॉर यू। टाइम भी बचेगा और पॉइंट भी बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो मीन इस तरीके से दिया जाएगा, और जो वेरिएंस दिया जाएगा बेटा, वेरिएंस, ये वेरिएंस दिया जाता है एन पी क्यू। बस एन नंबर ऑफ ट्रायल है, एक्स कितनी बार आप सक्सेस हुए, एन माइनस एक्स कितनी बार आप फेल हुए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एक्स क्या हो सकता है? एक्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा सर यहाँ से? कैसे क्वेश्चन आएगा सर यहाँ से? देखिए अभी बताते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ओके मिल गया क्वेश्चन। देखो जो फर्स्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, वहां सोचना पड़ता है, यहाँ सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ बड़ी आसानी से देखिए, भी आप देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली फोर टाइम्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट को 4 बार टॉस करो या 4 पॉइंट को एक साथ टॉस करो, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोला सर आपने करवाया था एक पॉइंट को 4 बार टॉस करना, एग्जाम में आएगा 4 पॉइंट को एक साथ टॉस करना। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो ना सिचुएशन को, उस अकॉर्डिंग आप आगे ले चल सकते हो। कुछ बेसिक फंडा है जो मैंने बताया था, एंड और कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी को कम करता और बढ़ाता है। ये लाइक कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद को ऑब्जर्व करने पड़ रहा है। ये पॉइंट्स अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी को आप बेहतरीन तरीके से डील कर पाएंगे। चलिए, a fair coin is tossed independently four times the probability of the event the number of times
द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स शो अप is more than is more than the number of times tails show up is, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। वो बोल रहा है एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। द नंबर ऑफ टाइम्स हेड शो अप इज मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स टेल शोज अप। कितनी बार हेड आ रहा है और कितनी बार टेल आ रहा है, कितनी बार हेड आ रहा है और कितनी बार टेल आ रहा है। बोल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोज अप, जितनी बार हेड आ रहा है वो टेल से ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा सर रैंडम वेरिएबल बता दो। रैंडम वेरिएबल आपने लिखा नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोज अप, है ना। कितनी बार हेड आ रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया, रैंडम वेरिएबल। अच्छा जरा बताओ नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं? 0 आ सकते हैं सर। नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। जरा मुझे बताएंगे, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे एक्स की कौन सी वैल्यू फेवरेबल है? 0, 1, 2, 3, 4। अगर एक भी बार हेड नहीं आ रहा ना बेटा, तो 4 बार टेल आ रहा है। अगर एक बार हेड आ रहा है तो 3 बार टेल आ रहा है। अगर 2 बार हेड आ रहा है तो 2 बार टेल भी आ रहा है। अगर 3 बार हेड आ रहा है तो 1 बार टेल आ रहा है। अगर 4 बार हेड आ रहा है तो 0 टाइम हेड आ रहा है। सो जो गिवन इवेंट है उसके लिए मुझे ये बताएं कि एक्स की कौन सी वैल्यू फेवरेबल है। एक्स की कौन सी वैल्यू फेवरेबल है, बता दो यार एक बार जल्दी से। तीन और चार, 3 और 4, 3 और 4। इसका मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 4। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 4। बस ये फेवरेबल है। नंबर ऑफ हेड टेल से ज्यादा होने चाहिए, इनमें ज्यादा है। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा सर हेड आना और टेल आना दो ही केस है, यहाँ पर बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल यूज करेंगे तो 4 बार टॉस किया जा रहा है, 3 बार सक्सेस, मतलब हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी पावर 3। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। देखिए ये सक्सेस, ये फेलियर, 4 - 3 प्लस 4 में से चारों बार हेड आ जाए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेस, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेस पावर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है, एनसीआर को सॉल्व करना तो आता ही है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आए वही आपका फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर है। एक बार जरा बता दीजिए बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलिए सभी स्टूडेंट्स। 5/16 बिल्कुल सही बता रहे हो ईशान, ईशान बिल्कुल सही बता रहे हो। 5/16 इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन से ये चीज आप सीख पाओगे बेटा, क्वेश्चन से ही ये सारे पॉइंट्स आप सीख पाओगे। एक और क्वेश्चन करें। 5/16 इज करेक्ट आंसर। एक पहले तो क्वेश्चन छोटा है पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ।
देखिए एन unbiased coin is tossed, unbiased coin is tossed, an infinite number of times, the probability that the probability that the fourth head appears at the 10th toss. जरा समझिए वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहे हैं, कितनी बार? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। बोल रहा फोर्थ हेड जो है ना वो 10th टॉस में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोनों में डिफरेंस है। 10C4 इसमें क्या है, 10 में से कोई भी 4 हेड नहीं, ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है 9 में से कोई भी 3 हेड आ गए हो और 10वीं बार में फोर्थ हेड मिला होगा। तुमने बोला 9 में से कोई भी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 9C3, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर 3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 9 - 3। 9 में से कोई भी 3 हेड आ चुके हैं, अब 10वीं बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 3 हेड out of 9 tosses, fourth head in 10th toss, fourth head in 10th toss। समझ गए बात को? फोर्थ हेड इन 10th टॉस। ओके 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 ओके, अरे तुषार बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रिंटिंग एरर। ये सब चीजें देखते रहा करो भाई। कुछ लोग ऐसे भी तो जो आंख बंद करके लिखते हैं, पता चले लिख के ले जाए फिर बोले सर ने तो 1/3 लिखा था, बाद में याद आएगा 1/3 कैसे आया। इसलिए प्रिंटिंग एरर भी देखते रहा करो। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बच्चे ये मार्क करके आते हैं वहां पर, जबकि गलत है। इसका मतलब है 4 हेड आउट ऑफ 10, ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा फोर्थ हेड ऑन 10th टॉस। सो मच डिफरेंस। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, आपको। अच्छा ये क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन बेटा आपको देता हूं। A man takes a step forward with probability 0.4 and backward with probability 0.6. 0.6. The probability that at the end of 11 steps he is one step
1 step away from the starting point is। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं सिर्फ, आप आंसर लिख लो। अगर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बता पाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख देना, सर डन, मैं समझ जाऊंगा आपने सॉल्व कर लिया। फिर मैं जब आंसर लिखूं तो आप सिर्फ वेरीफाई करके बता देना क्या यही आंसर लिखा था क्या आपने। मैं तो चाहता हूं कि आप आंसर सिंप्लीफाई करें और फाइनल आंसर मुझे बताएं, लाइक P/Q जो भी आ रहा वॉट एवर, 16/34 जैसा भी आंसर आ रहा हो फ्रैक्शन में मुझे बताएं, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना तो जानते हैं लेकिन उसको सॉल्व करने में गलती कर दे। चलिए ओके 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 तुषार, अभी ऑडिएबल है, अभी ऑडिएबल है, अभी ऑडिएबल है। हाँ हाँ, देखो फिर से बोल देता हूं, x इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप। आप बैकवर्ड भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैकवर्ड भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 कदम फॉरवर्ड चल के 6 कदम पीछे चलूं तो आप मेन पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से 1 कदम दूर है। अगर मैं 6 कदम आगे और 5 कदम पीछे चलता हूं तो भी आप इनिशियल पोजीशन से 1 कदम दूर है। तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी की फॉरवर्ड स्टेप 5 हो या फिर प्रोबेबिलिटी की फॉरवर्ड स्टेप 6 हो। और आ रहा है इसलिए ऐड कर दिया।
तो हमने बोला 11 में से 5 कदम फॉरवर्ड के होने चाहिए। फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.4, बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.6 प्लस 11 में से 6 कदम फॉरवर्ड के होने चाहिए। फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.46, बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.6, 11 माइनस 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा आप सॉल्व कर लेना, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिख दी है, इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। एक आंसर आया था मेरे पास में, आई थिंक इसका मैं थोड़ा चेक करता हूँ, आई थिंक तुषार ने बताया था। तुषार, हाँ तुषार, क्या तुषार ऐसा ही किया था आपने? तुषार क्या ऐसा ही किया था आपने? ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा तुषार, और सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इतने स्क्रीनशॉट दे देता हूं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के पास। बस सीखते जाओ, समझते जाओ। चलिए, मेरे ख्याल से इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, विच इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वंस अगेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो भी क्या बोला जाता है बेटा? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए दिया जाता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया जाएगा, which is e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial। जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया जाएगा वो ऐसा दिया जाएगा। सर इसके अंदर लैम्डा क्या है? लैम्डा मीन वैल्यू है बेटा। अच्छा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसके अंदर मीन वैल्यू एंड वेरिएंस जो है वो दोनों सेम है। x आपका रैंडम वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बाइनोमियल में भी सेम है, यहां पर भी सेम है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। x कोई भी इंटीजर आपके पास में हो सकता है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये बेटा एक स्पेशल केस है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब आपके पास में n नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा होता है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, n इज लार्ज एंड p सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल, तो जो लैम्डा दिया जाता है np, बाइनोमियल में देते थे ऐसा, यहां पर भी ऐसा ही दिया जाएगा। तो बेसिकली एक स्पेशल केस है बाइनोमियल का। मैं दोनों एग्जांपल बताऊंगा,
पहले तो डायरेक्ट जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो बाइनोमियल से रिलेटेड, जैसे मैं इसको बोल रहा हूं ना कि एक स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल है, तो कैसे ये स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल हुआ उसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, दोनों एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एक डिस्क्रीट टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, वेरिएंस क्या है, मीन क्या है, आपका 99% क्वेश्चन यहीं से आता है। अच्छा, क्वेश्चन जो रहेगा आपका किस तरीके का आएगा जरा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, जो डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लाइक उसके अंदर मेंशन है, तो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ accidents, the number of accidents occurring, the number of accidents occurring in a plant in a month, follows Poisson distribution. Poisson distribution with mean as 5.2. The probability of occurrence less than 2 accidents, the probability of occurrence less than in the plant during randomly selected month is, देखिए डायरेक्टली बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में क्या करना। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग इन अ प्लांट इन अ मंथ फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बात ही खत्म। मीन इक्वल्स टू 5.2 दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लेस देन 2 एक्सीडेंट, हमने बोला x अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, तो लेस देन 2 का मतलब हमें फाइंड करना है 0 एक्सीडेंट भी हो सकता है, हमें फाइंड करना है 1 एक्सीडेंट भी हो सकता है, 2 नहीं, लेस देन 2 बोला है। हमने बोला ये कैसे फाइंड करेंगे, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी स्टूडेंट्स, एक बार क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेटा। बोलिए, डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन बताता हूं जो डायरेक्ट नहीं है इसके ऊपर, लाइक मतलब जिसमें मेंशन नहीं है। कहां गया वो क्वेश्चन? देखो क्या है ये क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर knows that the condensers he makes contain on an average on an average 1% 1% defectives
he packs them in boxes of 100. Boxes of 100. What is the probability? What is the probability that a box picked up at random with contain, बहुत लिखना पड़ता है यार, ऑफलाइन होता ना तो मुझे बोलना होता, आपको लिखना पड़ता, contain 3 or more faulty condensers. देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा एक बार आप खुद पढ़ लें, एक बार आप खुद से पढ़ ले बेटा क्वेश्चन को। खुद से पढ़ लीजिए बेटा एक बार क्वेश्चन को। A manufacturer knows that the condensers he makes contained on an average of 1% defective. He packs them in boxes of 100. What is the probability that a box picked up at random with contain 3 or more faulty condensers? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो देखो बेटा ध्यान से देखना, 1% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो डिफेक्टिव होना इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1%। कितने आइटम में से? 100 आइटम में से, तो ये नंबर ऑफ आइटम, ये सक्सेस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा। तो आप कहेंगे लैम्डा इक्वल्स टू एन पी। एन कितना है बेटा? 100, पी कितना है? 0.01, तो एक आइटम डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है 3 और 3 से ज्यादा, हमने बोला 3 और 3 से ज्यादा बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x बराबर 2, ये पता कर लो। हमने बोला ये कितना होगा, आपने कहा सर e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। लेट्स से सपोज ये आ गया 3, तो ये है प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 3। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हमने बोला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 0 सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2। ये सब फाइंड कर लो। जैसे आप ये करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। भाई 3 और 3 से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 100 हो सकता है, अप टू 100 हो सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में 0 1 2 के लिए फाइंड कर लें। जब 0 1 2 के लिए फाइंड कर लेंगे ना, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। बोले बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी आपसे गलती हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखिए it is estimated that the average number of events during a year, like 1 year, is 3. What is the probability? What is the probability? What is the probability of
occurrence of not more than 2 events, not more than 2 events over a 2-year duration. Over a 2-year duration, assume that the number of events follow Poisson distribution. देखिए सर, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपने बोला कि हमसे गलती हो सकती है? इसने 2 ईयर ड्यूरेशन पर बात कर ली और 1 ईयर ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है. सो अगर मैं बात करूं बेटा मीन वैल्यू, सो लैम्डा एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग 1 ईयर इज 3, लेकिन किसके लिए है? फॉर 1 ईयर. इसने क्या बोला है? फॉर 2 ईयर ड्यूरेशन, तो लैम्डा 6 होगा, ध्यान रखना. फॉर 2 ईयर ड्यूरेशन, ये गलती मत कर देना, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ 6 होगी. अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नॉट मोर देन 2 इवेंट्स? 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. मतलब या तो एक भी नहीं हो, या फिर एक हो जाए, या फिर 2 हो जाए. बात खत्म. सो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. बेटा कभी कभी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, और जब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं तो हो सकता है लिखते टाइम 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया. तो आप जब भी इन क्वेश्चंस को समझे ना, बहुत केयरफुली एक एक डेटा को खुद से चेक करके, मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं. अब लिखते टाइम क्या होता है, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी बताओ, एक और क्वेश्चन बताएंगे, इस चक्कर में 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आ जाता है. तो आप जब समझे तो ब्लाइंडली किसी चीज पर भरोसा ना करें, खुद से देखिए, अच्छा इस वजह से ऐसा लिखा गया है. बताएं बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? है ना? अब बेटा जो अभी बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से. एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत. उनका आंसर भी लिखवा दूंगा ताकि आप चेक कर सके आपका आंसर सही है. तो अब मैं आपको, बैटरी पे चल रही है ना, बैटरी बंद ना हो जाए, तो बैटरी बंद हो जाए तो बता देना मुझे. तो अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना. पहला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन, a coin is tossed till head appears. The expected number of tosses
रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप सॉल्व करना, अगर आपको आंसर मिले तो कल आप मुझसे आंसर पूछ लेना। कारण क्या है, अगर मैंने आंसर बता दिया तो फिर आप सोचेंगे नहीं, आप मान जाएंगे अच्छा हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा ऐसा ये इन्फ्लुएंस करने वाला। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, तो स्लाइड पे लिख देते हैं, दिक्कत है। एक नंबर, ये 2 नंबर। A die or dice has 4 blank faces, 4 blank faces and 2 faces marked free. The chance of getting a total of 12 in 5 rows. तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करें तो कल मुझसे पूछ लेना कि सर इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और बड़ा मजेदार है, अगर मुझे मिल गया तो अभी, वैसे तो मिल जाना चाहिए, तो नहीं। यहाँ जगह है, ध्यान देखो। क्वेश्चन नंबर 3, hydraulic structure has 4 gates which operate independently. The probability of failure of each gate is 0.2, given that gate 1 has failed, the probability that both gates 2 and 3 will fail. अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे या फिर बिना डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व होगा या बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से सॉल्व होगा, बस इतना बता दो मुझे। जो मैं पूछ रहा हूं बस इतना बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से सॉल्व होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, या फिर लाइक जनरल इंफॉर्मेशन जो रैंडम वेरिएबल है वहां से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। A coin is tossed with head appears the expected number of tosses required. बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो पहला जो आइडिया यहाँ पर लगाया गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो आइडिया आपने लगाया है बेसिकली बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, a coin is tossed till head appears, तब तक टॉस करो जब तक हेड नहीं आ जाता। The expected number of tosses required,
आप इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा कर देखना। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी तो पूछी नहीं, इसने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस पूछा है। तो आप जो बेसिक रैंडम वेरिएबल के लिए इंफॉर्मेशन दी गई ना, उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब इसको आप, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना मैं हिंट दे दूंगा इस तरीके से सॉल्व करना तो फिर कुछ बचेगा नहीं क्वेश्चन में, है ना। आप खुद ही ट्राई करो, कल मुझे आंसर बताना, फिर हम लोग बात करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आज जो भी आपने सीखा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कल 12 बजे मैं थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरा थ्योरी ऑफ मशीन रिवाइज करने का। डिटेल में तो आप पढ़ ही रहे, रिवाइज कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं शार्प 7 बजे, 7 बजे होती है ना, 7 बजे, ठीक है। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है प्रोबेबिलिटी का वो भी कवर कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी से ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में देखा जाए तो कुछ एक आध चैप्टर और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक डील करेंगे। 2 ही दिन की क्लास है, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, एक बार बोल दीजिए जल्दी से। सब कुछ क्लियर है, एक बार बोल दीजिए जल्दी से। ओके देन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।